हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। लर्निंग थ्योरीज में स्कीनर की थ्योरी होगी, पावलोव की थ्योरी होगी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो थ्योरी है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को अलग अलग किन किन नाम से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो स्कीनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस एनिमल पर और किस तरह से एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया गया था, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे होता है, और टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या होते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे शेपिंग क्या होता है, यानी स्कीनर की थ्योरी से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जहां पर भी स्कीनर थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा 100% आप कंप्लीट टॉपिक यहां से कवर करके जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत है, इसको अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, यानी नैमित्तिक अधिगम भी हम इसे कहते हैं। इसी को स्कीनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है, स्कीनर का पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी कहा जाता है। हर एक बिहेवियरिज्म, चाहे कोई भी व्यवहारवादी हो, वो मानते हैं कि लर्निंग तभी होगी जब हमें बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा, व्यवहार में परिवर्तन को ही वो लर्निंग मानते हैं। जैसे पहले बच्चा मैथ के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता था तो उसका व्यवहार अलग होता था। जब आप उसे मैथ का कोई क्वेश्चन देखते थे तो वो परेशान हो जाता था, वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता था। लेकिन जब उसने मैथ का वो पर्टिकुलर टॉपिक सीख लिया, तब आप उसे कोई क्वेश्चन करने को देते हैं तो वो बहुत इजीली उसे खुशी खुशी सोल्व करता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे के व्यवहार में चेंज हुआ। पहले वो टॉपिक उसे नहीं आता था, अब उसने वो टॉपिक सीख लिया है। पहले वो उसे देखकर दुखी हो जाता था, अब वो खुशी खुशी वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। इसीलिए इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी कहते हैं। इसी को हम रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी भी कहते हैं, यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बच्चा जब कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, उसके परिणाम कैसे रहे, ये डिटरमाइन करेगा कि बच्चा उस काम को दोबारा करेगा या फिर नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी कहा जाता है। इसी थ्योरी को आप आर एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसी को हम आर एस बॉन्ड थ्योरी, आर का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स है, एस का मतलब क्या है, स्टिमुलस है। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, प्रतिक्रियाओं का रिजल्ट उसे स्टिमुलस मिलता है, कोई उद्दीपक मिलता है। ये उद्दीपक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर ये उद्दीपक, इसी उद्दीपक को ही हम कॉन्सिक्वेंसेस कहेंगे, इसी उद्दीपक को ही हम परिणाम कहेंगे। ये जो उद्दीपक मिल रहा है, अगर ये प्लीजेंट है, अच्छा है, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। अगर ये उद्दीपक अच्छा नहीं है तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। इसको हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी के लिए आपने समझना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, स्कीनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी भी कहते हैं, रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी भी कहते हैं, और आर एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। और ये थ्योरी के जन्मदाता कौन है, वो है बी एफ स्कीनर। क्लियर। अब आप नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका मेन आइडिया क्या है, कौन सी अवधारणा पर स्कीनर की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी स्कीनर ने कहा कि साइकोलॉजी को केवल ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल व्यवहार पर ही ध्यान देना चाहिए। स्कीनर ही नहीं, हर एक बिहेवियरिस्ट, हर एक व्यवहारवादी, चाहे वो पावलोव हो, चाहे वो स्कीनर हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो बेंडूरा हो, चाहे वो वॉटसन हो। वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक भी कहा गया है। ये सभी मानते हैं कि लर्निंग है वो व्यवहार में दिखाई देती है। जब किसी भी बच्चे के व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखाई दे, जब व्यवहार में चेंज दिखाई दे, तभी हम उसे लर्निंग मानेंगे। यानी लर्निंग है वो हमें दिखाई देती है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इन्होंने लर्निंग को कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं माना, इन्होंने लर्निंग को थिंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं माना, इन्होंने लर्निंग को कॉग्निशन से जुड़ा हुआ नहीं माना, इन्होंने लर्निंग को इंसाइट नहीं माना कि हमारे दिमाग में जब कोई सडन सॉल्यूशन आता है तो लर्निंग होती है। नहीं, ये मानते हैं कि लर्निंग है वो इंटरनल थॉट नहीं होता, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, यानी जिस व्यवहार को हम देख सकते हैं वही लर्निंग होता है। ये बेस किस पर है? ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि अगर आप कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार के परिणाम ये डिटरमाइन करते हैं कि आप उस व्यवहार को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। यानी जब आपने कोई भी रिस्पॉन्स किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम कैसे रहे। जैसे बच्चे ने आज होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद टीचर ने उसको शाबाशी दी, उसको स्टार दिया, उसको टॉफी दी, उसको चॉकलेट दी, यानी परिणाम उसे अच्छे लगे। जब बच्चे को ये परिणाम अच्छा लगेगा, जब ये स्टिमुलस उसे अच्छा लगा, तो वो इस काम को क्या करेगा? दोबारा करेगा, रिपीट करेगा, ये इस व्यवहार को बढ़ाएगा। लेकिन जब बच्चे ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया की जिससे उसे डांट मिली, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या फिर बच्चा क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो टीचर ने उसे डांट दिया, तो अब उसे उस प्रतिक्रिया का, जब उसने शोर किया, उसने डिस्टरबेंस की, तो ये क्या की? उसने प्रतिक्रिया की, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या हुआ कि टीचर ने उसे डांट दिया, जो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, यानी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बुरा था, अच्छा नहीं था, जो स्टिमुलस दिखाया गया वो अनप्लीजेंट था, उसे सुखद नहीं लगा, तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। यही थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है। थॉर्नडाइक ने अपने 3 लॉज दिए थे जो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये बीएफ स्किनर ने दी थी, ये हम बात कर चुके हैं। इस थ्योरी में लर्निंग बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर होते हैं, ये हम अभी मैंने आपको समझाया। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अभी हमने अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। अच्छे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हम कहेंगे रिवॉर्ड, इसको हम कहेंगे री, इसको हम कहेंगे पुनर्बलन। जब आप किसी बच्चे को टॉफी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, यानी बच्चे को कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे बच्चे को अच्छा लग रहा है, तो वो बच्चे के लिए री का काम करेगा। और बुरे परिणाम को हमने कहा पनिशमेंट, दंड, यानी आप बच्चे को ऐसी चीज दे रहे हैं जो बच्चे को अच्छी नहीं लगती, जो बच्चे के लिए अप्रिय है, तो वो क्या हो जाएगी? पनिशमेंट हो जाएगी। जब बच्चे को रिवॉर्ड मिला, री मिला, तो व्यवहार बढ़ेगा। अगर बच्चे को पनिशमेंट मिल गया, बच्चे को दंड मिल गया, तो व्यवहार है वो घट जाएगा। अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो बच्चा होता है, कोई चाइल्ड होता है या एनिमल होता है, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। जब हमने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था वहां पर जो ऑर्गेनिज्म था वो इनएक्टिव था, वहां पर वो सक्रिय नहीं था, पैसिव था। कुत्ता है वो खड़ा था, सिर्फ उसके साथ जब फूड लाया जा रहा था तो वो लार का टपका रहा था, यानी जो व्यवहार आ रहा था वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर था। अनैच्छिक व्यवहार वो व्यवहार होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और वॉलेंटरी व्यवहार वो होता है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, जो हम जानबूझकर कोई एक्शन करते हैं। लार का टपकना हो गया, पलक का झपकना हो गया, आपकी हार्ट बीट का चलना हो गया, खाने को देखकर लार का आना होगा, पानी को देखकर प्यास का आना हो गया, ये सब चीजें इनवॉलेंटरी बिहेवियर होता है। लेकिन वॉलेंटरी बिहेवियर क्या होता है? जब हम खुद कोई प्रतिक्रिया करते हैं। ये बुक मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रखनी है, यहाँ पर मैंने अपना चेतन मन लगाया, यहाँ पर मैंने अपना कॉन्शियस माइंड लगाया है। जब हम जानबूझकर कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, मतलब जहां पर हम अपना कॉन्शियस चीज लगा रहे हैं, तो वो हमारे वॉलेंटरी व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव होता है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट जब समझेंगे तो देखेंगे जो रेट है वो इधर उधर दौड़ रहा है, यानी वो प्रतिक्रियाएं दे रहा है, यहाँ पर पैसिव नहीं होता है। और यहाँ पर इसीलिए हम इसको ऑपरेंट बिहेवियर बोलते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब ऐसा व्यवहार जो हम जानबूझकर करते हैं, जो हम अपने चेतन मन से करते हैं, स्वतः नहीं होता, अपने आप नहीं होता, जिसमें हम अपना दिमाग लगाकर कोई व्यवहार करते हैं, उसको हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। इसमें रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है। रीइंफोर्समेंट बढ़ाएगा, पनिशमेंट को घटाएगा। इसका यूज हम कर सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में। जैसे आप बच्चे के किसी पर्टिकुलर व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे बच्चा आज होमवर्क करके लाया,
उसने कंप्लीट होमवर्क नहीं किया, थोड़ा सा होमवर्क किया, तो आपने बच्चे को डांटा नहीं, आपने बच्चे को शाबाशी दी, वेरी गुड, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसको स्टार दे दिया। अगले दिन बच्चे ने क्या किया, जब उसे रीइंफोर्समेंट मिला, उसे स्टार मिला, उसे ट्रॉफी मिली, तो उसे अच्छा लगा, इसीलिए दूसरे दिन उसने उस काम को और अच्छे से किया। फिर आपने फिर उसे रीइंफोर्समेंट दिया, तो बच्चे ने फिर से उस काम को बहुत अच्छे से तरीके से किया। इस तरह से आप बच्चे के व्यवहार को बढ़ा रहे हैं। जो डिजायरेबल बिहेवियर है, यानी जो व्यवहार आप बच्चे से करवाना चाहते हैं, उसको आप रीइंफोर्समेंट से बढ़ा सकते हैं। जिस व्यवहार को आप घटाना चाहते हैं कि बच्चा डिस्टरबेंस ना करे, आप इसलिए आपने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। अब एक्स्ट्रा होमवर्क करना बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए बच्चा शोर नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं चाहिए। क्लियर? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यही बेसिक आइडिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। अगर आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का बेसिक आइडिया क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं। स्कीनर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो किस पर किया था? चूहे पर किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्कीनर का एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? तो वो चूहे पर था, और चूहे के अलावा जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो कबूतर पर था। कबूतर और चूहे पर स्कीनर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इनका ये जो बॉक्स था, ये जो पिंजरा था, इसको स्कीनर बॉक्स का नाम दिया गया। एक बार एचटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो बॉक्स था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था स्कीनर बॉक्स। स्कीनर ने अपने नाम पर ही इसका बॉक्स का नाम रखा था। स्कीनर बॉक्स था, एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ था? चूहे पर हुआ था और कबूतर पर हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके का था कि ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे में चूहे को रख दिया गया, और जब ये चूहा इस लीवर को प्रेस करता तो उसे फूड मिलता। जब ये चूहा इस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड मिलेगा, यानी उसे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी उसे री मिलेगा। तो जब ये इसको, पहले इसे नहीं पता था कि ये इस लीवर को दबाएगा तो इसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ये इधर उधर भाग रहा है, ये प्रतिक्रियाएं कर रहा है। एक बार क्या होगा कि यहाँ पर उसने लीवर को दबाया, जब ये लीवर को दबाया तो इसे क्या मिला? रीइंफोर्समेंट मिला। तो यहाँ पर चूहे ने क्या सीखा कि जब ये इस लीवर को दबाएगा तो उसे फूड मिलेगा। अब चूहा इस लीवर के पास जाता, फूड मिलता, लीवर इस चूहे के, सॉरी, ये चूहा लीवर के पास जाता, इसको प्रेस करता और इसे फूड मिलता। यानी जब इसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो बार बार इस काम को कर रहा है, और इसे रिवॉर्ड मिल जा रहा है, इसे फूड मिल जा रहा है। दूसरी चीज क्या थी कि जब ये नीचे, जब ये यहाँ पर टच करता तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो ये इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, या तो वो यहाँ पर जा नहीं रहा था, और दूसरा एक कनेक्शन इस तरह से भी किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं था। इन्होंने एक बार किया था कि जब ये इस एरिया में जाएगा तो इस पर पैर रखेगा तो उसे करंट लगेगा। तो चूहे ने क्या किया, इसके पास वो जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे क्या मिल रहा था? पनिशमेंट मिल रहा था, उसे करंट मिल रहा था। दूसरी बार उन्होंने सेटअप ऐसा किया कि जब ये इस लीवर को प्रेस करेगा तो इसे करंट नहीं लगेगा। इस लीवर को जब ये प्रेस करेगा तो इसे करंट नहीं लगेगा। इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में। अभी के लिए आपको एक्सपेरिमेंट में क्या समझ में आया कि जब उसे बार बार लीवर को प्रेस करने पर रिवॉर्ड मिल रहा था तो वो उस व्यवहार को क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, दोबारा से उस व्यवहार को कर रहा था। इससे उसका व्यवहार स्ट्रेंथन हो रहा था, बढ़ रहा था, जब उसे रिवॉर्ड मिल रहा था। लेकिन जब उसे करंट मिल रहा था तो उसने यहाँ पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिल रहा था, तो उसने व्यवहार को डिक्रीज कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को बेस मानकर उन्होंने अपनी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, RS बॉन्ड थ्योरी भी। क्लियर? अब समझिए। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। देखिए, हम पढ़ेंगे दो चीजें, कौन कौन सी? रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के दो दो टाइप हैं, दोनों के दो दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसी तरह से पनिशमेंट भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पनिशमेंट को हम दंड कहेंगे और रीइंफोर्समेंट को हम पुनर्बलन कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। इन दोनों के दो दो प्रकार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक।
बहुत अच्छे से आप समझिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है ऐड करना, मैथ्स में हम यही करते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना। इसमें भी यही है। जब आप चाहे पनिशमेंट दे रहे हैं, चाहे आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, अगर बात पॉजिटिव की होगी तो मतलब आप कुछ ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव की जब भी बात होगी तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ चीज ऐड कर रहे हैं। और चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो, जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो मतलब कुछ निकाल रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब ऐड करना, नेगेटिव का मतलब रिमूव करना, चाहे पनिशमेंट हो चाहे फिर रीइंफोर्समेंट हो। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्या पॉजिटिव पनिशमेंट, क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। दोनों के दो दो प्रकार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐड करना, दोनों में ही ऐड करेंगे। नेगेटिव का मतलब दोनों से ही निकालेंगे। अब ऐड क्या करेंगे? अच्छा, रीइंफोर्समेंट में आप कुछ ऐसी चीज देंगे जो बच्चे को पसंद आएगी, जो बच्चे को अच्छी लगेगी। जैसे आपने टॉफी दी, चॉकलेट दी, प्रशंसा की, इनाम दिया, पैसे दिए, उसको आपने कुछ भी ऐसी चीज दी जो बच्चे को अच्छी लगी, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा? आपने बच्चे को ऐसी चीज दी जो बच्चे को पसंद नहीं आई। आपने बच्चे को डांटा, आपने बच्चे को चांटा लगाया, आपने बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, आपने बच्चे को कुछ भी ऐसा काम करने को दिया, ऐड किया, कुछ ऐसा करवाया उससे जो उसे अच्छा नहीं लगता, यानी अप्रिय चीज को ऐड किया। यहाँ पर आपने प्लीजेंट चीज को ऐड किया, प्रिय चीज को ऐड किया। यहाँ पर आपने अप्रिय चीज को ऐड किया, अनप्लीजेंट चीज को ऐड किया। क्लियर? अब नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ऐसी चीज जो बच्चे को अप्रिय थी उसको हटा दिया। जो नेगेटिव चीज थी, जो अप्रिय चीज थी, उसको आपने हटा दिया। बच्चा पढ़ रहा था, बाहर से डिस्टरबेंस आ रही थी, आपने उस डिस्टरबेंस को हटा दिया। उस डिस्टरबेंस को हटा दिया यानी कोई खराब चीज को हटाना है, तो इससे क्या होगा? बिहेवियर इंक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं होता, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को कम करेगा, रीइंफोर्समेंट हमेशा व्यवहार को बढ़ाएगा। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसी चीज जो डिस्टर्ब कर रही है उसको हटा दिया। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो वो जो आवाज आती है, टी टी साउंड आती है, उसको आप हटाने के लिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अलार्म आप लगाते हैं, अलार्म जैसे ही बजती है आप उस अलार्म को हटाने के लिए अलार्म को बंद कर देते हैं, डिस्टरबेंस को बंद करने के लिए। तो ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और ये क्या है? जहां पर आप बच्चे की प्रिय चीज उससे छीन ले। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसका फेवरेट टॉय आपने उठाकर रख दिया। जो चीज बच्चे को अच्छी लगती थी उस चीज को आपने बच्चे के पास से हटा दिया। आपने बच्चे से मोबाइल छीन लिया कि जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें मोबाइल। जो चीज बच्चे को अच्छी लग रही है उसको हटा देना ही तो दंड होगा। हटाना है तो वो नेगेटिव होगा, ऐड करना है तो वो पॉजिटिव होगा। उम्मीद करती हूँ आपको टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप दोबारा से देखिएगा या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब समझिए, पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? अनप्लीजेंट चीज को ऐड करना, जैसे कि आपने बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा? प्लीजेंट चीज को हटा देना, जैसे बच्चे के टॉय को छीन लेना। दोनों से ही बिहेवियर वीक होता है। जब भी पनिशमेंट होगा हमेशा व्यवहार क्या होगा? कम होगा। रीइंफोर्समेंट में क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्लीजेंट चीज को ऐड कर देना, जैसे बच्चे को रिवॉर्ड देना, कोई अच्छी चीज ऐड करना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? अनप्लीजेंट चीज को हटा देना, जैसे नॉइज को हटा देना। दोनों से ही व्यवहार है वो स्ट्रोंग होगा, ये चीज ध्यान रखना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी पनिशमेंट नहीं होता है। तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए मैंने आपको टेबल भी दे रखी है, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट से हमेशा व्यवहार इंक्रीज होगा, पनिशमेंट से हमेशा व्यवहार डिक्रीज होगा। दोनों दो दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव एडिंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस, जो चीज बच्चे को अच्छी लग रही है उसको ऐड करना। जो चीज बच्चे को
अच्छी नहीं लग रही उसको रिमूव कर देना, जो चीज बच्चे को अच्छी नहीं लग रही उसको ऐड करना, जो चीज बच्चे को अच्छी लग रही है उसको रिमूव कर देना। विद एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। ये थे आपके री और पनिशमेंट के टाइप। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ री यानी री हमें बच्चे को कब देना चाहिए, कब और कैसे कितने टाइम के बाद हमें देना चाहिए, यही शेड्यूल्स ऑफ री बताता है। स्कीनर ने बताया कि री रिवॉर्ड है, हर बार देने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग शेड्यूल से आप अलग अलग तरीके से बच्चे के व्यवहार को आप शेप दे सकते हैं। कैसे शेप दे सकते हैं आप ये समझिए। शेड्यूल्स ऑफ री में हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे। जब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे तो दो तरह का शेड्यूल होता है। कौन सा? एक तो कॉन्टिन्यूस जिसको हम कहेंगे सतत, और दूसरा होता है पार्शियल जिसको हम कहेंगे असतत। सतत और कॉन्टिन्यूस जो री है री शेड्यूल्स ऑफ री के शेड्यूल को दो टाइप में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस और पार्शियल। कॉन्टिन्यूस मतलब जब बच्चा हर एक सही रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड पाता है, यानी जैसे बच्चे ने एक सवाल ठीक किया आपने तुरंत उसे वेरी गुड दे दिया, फिर बच्चे ने दूसरा सवाल ठीक किया फिर आपने एक्सीलेंट दे दिया, तीसरा सवाल ठीक किया फिर आपने फिर से उसे रिवॉर्ड दे दिया। यानी हर एक सही रिस्पॉन्स पर जब आप बच्चे को री दे रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस यानी सतत पुनर्बलन होता है। पार्शियल को हम फिर से पढ़ेंगे। पार्शियल रीइंफोर्समेंट वो होता है जब आप कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे, कभी आप तीन सही जब रिस्पॉन्स करता है तब आप उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, कभी आपने फिक्स कर लिया कि मैं हर सैटरडे आपको रीइंफोर्समेंट दूंगी, कभी आपने सैटरडे को रीइंफोर्समेंट दे दिया, कभी आपने फ्राइडे को दे दिया, कभी आपने मंडे को दे दिया, कभी आपने दो रिस्पॉन्स पर अ, सही दो, जब उसने दो सही रिस्पॉन्स किए तब आपने रीइंफोर्समेंट दे दिया, कभी आपने पांच सही रिस्पॉन्स पर रीइंफोर्समेंट दे दिया। तो ये क्या है? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में पार्शियल यानी आप लगातार नहीं दे रहे, कभी आप टाइम के अकॉर्डिंग, कभी आप रेशियो के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, अनुपात यानी रेशियो और इंटरवल यानी समय टाइम के अनुसार। इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट यानी निरंतर पुनर्बलन देना। ये कैसा होता है? हर सही रिस्पॉन्स पर जब रिवॉर्ड मिल रहा है। एग्जाम्पल, जब रेट है वो लीवर दबा रहा था, एक बार लीवर प्रेस किया उसने तो फूड मिला, फिर से दोबारा प्रेस किया फिर से फूड मिला, तीसरी बार प्रेस किया फिर से फूड मिला। तो यहाँ पर फायदा है कि लर्निंग है वो जल्दी होती है, लेकिन यहाँ के डिसएडवांटेज ये है कि लर्निंग जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी वहां से वो गायब भी हो जाती है। जैसे ही आपने रिवॉर्ड देना बंद किया तो वहां पर एक्सटिंक्शन हो जाता है, लोप हो जाता है लर्निंग का, जो ऑर्गेनिज्म है वो भूल जाता है। तो यहाँ पर जितना जल्दी आप बिहेवियर सीखेंगे उतनी ही जल्दी बिहेवियर को आप भूल भी जाएंगे। कोई भी नया टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी नई चीज आपको बच्चे को सिखानी है, नई लर्निंग के लिए अच्छा होता है कॉन्टिन्यूस री स्टार्टिंग के फेज के लिए, किसी भी नई लर्निंग को करवाने के लिए ये जो री है ये बहुत अच्छा होता है। कॉन्टिन्यूस के बाद हम बात करते हैं पार्शियल या इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट यानी आंशिक रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आप हर एक सही रिस्पॉन्स पर आप रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करें, रिवॉर्ड कभी कभी दिया जाता है, इसमें चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे। फिक्स्ड रेशियो यानी जहां पर निश्चित अनुपात होता है यानी संख्या के बेस पर, और दूसरा होता है वेरिएबल रेशियो यानी जहां पर आप जो अनुपात है, जो संख्या है उसको चेंज कर रहे हैं। फिक्स का मतलब जब आप हर एक पांच सही रिस्पॉन्स के बाद जब आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, यानी आपने संख्या फिक्स कर दी कि जब आप पांच सही रिस्पॉन्स देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जब आप 10 सही रिस्पॉन्स देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जब आप 15 सही रिस्पॉन्स देंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जहां पर आपने संख्या फिक्स कर दी उसको आप कहेंगे फिक्स्ड रेशियो। क्लियर? फिर उसके बाद आता है वेरिएबल रेशियो यानी जहां पर रेशियो वेरी कर रहा है, कहीं कभी आप पांच सही रिस्पॉन्स पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, कभी आप 10 सही रिस्पॉन्स पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, कभी आप 7 सही रिस्पॉन्स पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, यानी यहाँ पर संख्या आपने फिक्स नहीं की। जो रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात है। रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात है। अनुपात को दो कैटेगरी में दिया, एक दो फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स यानी जहां पर आपने संख्या को फिक्स कर दी, वेरिएबल जहां पर आपने संख्या को फिक्स नहीं किया। फिर उसके बाद हम देखेंगे
दूसरा टाइप होता है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड अभी हमने देखा रेशो, फिर इंटरवल यानी निश्चित समय के बाद, और दूसरा होता है वेरिएबल इंटरवल, जब आप अनिश्चित समय के बाद। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे हर एक फ्राइडे को ही रीइंफोर्समेंट देना है, जैसे आपकी सैलरी आती है, महीने की पहली तारीख को सैलरी आनी है, महीने की पहली तारीख को सैलरी, यानी वहां पर टाइम फिक्स है कि आपको इतने टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। दूसरा होता है वेरिएबल इंटरवल, यानी जहां पर टाइम फिक्स नहीं है, कभी फ्राइडे को रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, कभी सैटरडे को मिल जाता है, कभी मंडे को मिल जाता है, यानी टाइम जहां पर फिक्स नहीं होता। यानी जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया है, हर 30 सेकंड के बाद पहला सही रिस्पॉन्स आएगा तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। रिवॉर्ड आफ्टर अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल, यहाँ पर टाइम प्रेडिक्ट नहीं है, जैसे टीचर रेंडमली होमवर्क को चेक कर लेता है। क्लियर? अब देखिए इसको टेबल से आप समझिए। रेशो शेड्यूल, रेशो का मतलब क्या है? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है? संख्या। जहां पर संख्या फिक्स होती है, यहाँ पर फिक्स रेशो और वेरिएबल रेशो। जहां पर संख्या फिक्स है वो तो फिक्स्ड हो जाएगा, जहां पर संख्या फिक्स नहीं है वो वेरिएबल हो जाएगा। जब आप हर एक 3 सही रिस्पॉन्स के बाद जब आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, और जहां पर रेशियो फिक्स नहीं है, कई बार आपने 3 के बाद दे दिया, 5 के बाद दे दिया, 7 पर दे दिया, जैसे ये स्लॉट मशीन होती है, यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जहां पर हम नहीं पता लगा सकते कि रीइंफोर्समेंट आपको कब मिल जाएगा। क्लियर? और इसी तरह से दूसरा है हमारा इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल में भी जहां पर टाइम की बात की जाएगी, टाइम एक बार आप टाइम को फिक्स कर देंगे, और दूसरा जहां पर टाइम फिक्स नहीं होगा। टाइम फिक्स का मतलब जैसे आपको हर फ्राइडे को मिल रहा है, जहां पर टाइम फिक्स नहीं, आपको नहीं पता कि कब आपको ईमेल मिल जाए कि अब आपको रीइंफोर्समेंट, अब आपको सैलरी आ गई है। ये थे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका शेपिंग। शेपिंग क्या होती है? बच्चे के व्यवहार को आकार देना। जब आप बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे को डायरेक्ट आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं सिखा सकते। क्या करेंगे? आप उसको स्टेप्स में सिखाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, पहले आप बच्चे को लाइन ड्रॉ कराना सिखाते हैं। पहले बच्चा क्या करेगा? लाइन ड्रॉ करेगा। ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ये स्लांटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह की लाइन सीखेगा। फिर बच्चा क्या करेगा? जब बच्चे ने ये लाइन ड्रॉ करना सीखा तो आपने बच्चे को शाबाशी दी, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा कर लिया। फिर आप बच्चे को अक्षर बनाना सिखाएंगे, कै कबूतर, ख खरगोश बनाना सिखाएंगे। जब बच्चे ने ये सीखा तो आपने फिर से उसको रेनफोर्समेंट दिया, फिर से उसको स्टार दिया, टॉफी दी, चॉकलेट दी। फिर उसके बाद आप पूरा अक्षर बनाना सिखाएंगे, जैसे कैसे कक्षा बनाना सिखाया। ये क्या है? फिर बच्चे ने जब ये कक्षा बनाना सीखा, फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिला। फिर आपने बच्चे को पूरा सेंटेंस बनाना सिखाया। इस तरह से स्टेप्स में जब सिखाया जाएगा और हर एक स्टेप पर जब उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो यही होता है शेपिंग करना। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से आप बच्चे को रूटीन सिखाना चाहते हैं, मॉर्निंग रूटीन सिखाना चाहते हैं। बच्चा सुबह उठा, उठा तो उसे वेरी गुड बच्चा, आप बहुत सही टाइम पर उठ गए हैं। अब आप फ्रेश होके आए, आप ब्रश करें, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से किया। ब्रश करने के बाद उसे नहाने भेजिए। फिर नहाने के बाद जब बच्चा आता है तो उसे बोले आपने बहुत अच्छे से नहाया, आप बहुत टाइम पर तैयार हो गए। इस तरह से जब बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स कर रहा है तो हर एक स्टेप पर जब उसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो इस तरह से हम बच्चे के व्यवहार को ढाल रहे हैं, यानी हैबिट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो चीजें हम बच्चे के व्यवहार में डाल देते हैं। यही होता है शेपिंग करना। शेपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज डेवलप स्टेप बाय रीइंफोर्सिंग स्मॉल एक्शंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, पहले आपने बच्चे को स्पून पकड़ना सिखाया। जब बच्चे ने स्पून को पकड़ना सीख लिया तो आपने उसको रीइंफोर्समेंट दी, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। फिर बच्चे ने फूड को उठाना सीखा, चम्मच से वो अब खाने को उठाना सीख रहा है। फिर उसने जब चम्मच से खाना उठाना सीखा तो आपने उसकी प्रशंसा की। फिर वो खुद से खाना सीख रहा है, तो चाहे वो बिखेर रहा है लेकिन आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर वो अपना पूरा खाना खुद खत्म करना सीख जाता है। यानी आपने स्पून पकड़ने से शुरू किया और छोटे छोटे स्टेप्स पर आप उसको रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड देते रहे, तो उसने एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीख लिया, खुद से खाना खाना सीख लिया। यही होती है शेपिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी से, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से पूछे जाते हैं, कंप्लीट मैंने आपको रिवीजन करवाया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपका टॉपिक क्लियर होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक